नरेश चौधरी और सफलता एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास का, और प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं उनका अध्ययन हम कर रहे थे। मेरे पुराने वीडियो में हमने अभिलेख और मुद्राओं का अध्ययन किया था। इस वीडियो में स्मारक और मूर्तियों का अध्ययन हम करेंगे। दोस्तों, स्मारक और मूर्तियां भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खुदाई में जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसमें जो स्मारक मिलते हैं, या फिर किसी राजा महाराजा द्वारा किसी याद में कोई स्मारक बनाया जाता है, वो स्मारक की श्रेणी में और भग्नावशेष की श्रेणी में आते हैं। उसके द्वारा हम उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान कर पाते हैं। इसी तरह मूर्तियां भी हमें खुदाई में प्राप्त होती है। मूर्तियों से उस समय की कला, समय परिस्थितियों अनुसार कलाओं में परिवर्तन होता है। तो जैसे गांधार शैली है, मथुरा शैली है, इस शैली की मूर्तियां हमें जो प्राप्त हुई है, उन मूर्तियों पे जो वस्त्र आभूषण उकेरे जाते हैं, तो तत्कालीन समय की जो कला है उसकी भी जानकारी हमें मूर्तियों से प्राप्त होती है। तो आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में स्मारक और मूर्तियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्मारक के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। प्राचीन काल की सभ्यता के स्मारक और अवशेष प्राचीन मानव कला के महत्वपूर्ण कार्य आज उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं, और उनसे हमारे इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। ये मैं बता चुका हूँ कि इतिहास जानने में किस प्रकार स्मारक महत्वपूर्ण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें अवशेषों से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों के खनन से प्राप्त प्रचुर मात्रा में जो सामग्री प्राप्त हुई है, उससे तत्कालीन मानव जीवन की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो वहां भवन के साथ साथ कई चीजें मिली। कुछ अन्नागार मिले, अन्न रखने के स्थान, कुछ स्नानागार मिले, बड़े बड़े स्नानागार। इवन देन वहां पे नालियां भी मिली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मिला। तो ये सब जानकारी हमें खुदाई में अवशेषों से प्राप्त हुई है। तो उस समय के जो ये स्मारक श्रेणी में जो भवन वगैरह जो बने हुए थे, उनसे हमें तत्कालीन समय की प्राचीन इतिहास की, हमें सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किस तरह के मकान बनाए जाते थे, ये सारी जानकारी हमें उनसे प्राप्त होती है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक हॉल, जनसाधारण घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, समाधि आदि असंख्य वस्तुएं मूल रूप से अवशेष के रूप में हमारे पिछले इतिहास को प्रकाशित करती है। देखिए किस प्रकार भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक हॉल, जनसाधारण घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप या समाधियां जो हमें खनन में अवशेषों में प्राप्त होती है, उससे हमें प्राचीन इतिहास को जानने में एक सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों, कौशाम्बी की खुदाई में उदयन का राजप्रसाद प्राप्त हुआ है भारत में। देवगढ़, झांसी और भीतरगांव, कानपुर दोनों में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे गुप्त कला पर प्रकाश पड़ता है। सारनाथ की खुदाई में बौद्ध धर्म व अशोक संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। देश के साथ विदेशों में भी हमें कई तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे जावा में डोंडा पठार का शिव मंदिर, मध्य जावा बोरोबोदार, ब्रह्म बनम के देवालयों से जो हमें खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे हमें भारतीय उपनिवेश स्थापना के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। जावा के तुकमस नामक स्थान से अवशेष में शंख, चक्र, पद्म, त्रिशूल आदि का विद्यमान रहना प्रमाणित हुआ है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हिंदू धर्म जावा तक प्रसारित था, क्योंकि वहां खुदाई में शंख, चक्र, त्रिशूल आदि मिले, तो उससे यह सिद्ध हो गया कि हिंदू धर्म जावा तक फैला हुआ था। या यूं कह सकते हैं कि भारत की सीमा उस समय जावा तक फैली हुई थी। काफी लंबी सीमा थी हमारी। आर्य काफी एशिया में काफी विस्तृत सीमाओं तक फैले हुए थे, या इस धर्म के अनुयायी वहां पर्याप्त संख्या में रहते थे। इसी प्रकार मलाया में सुनगेई वतु में एक देवालय व कुछ पाषाण मूर्तियां मिली है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। सुनगेई वतु में एक देवालय है जो मलाया में स्थित है, वहां पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसी तरह जावा का
मोर्क बोरोबुदुर इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में वहां महायान बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया था। इस प्रकार कला के माध्यम से हम भारत और विदेशों के सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जब हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल, तिब्बत इत्यादि, जावा वगैरह सब तरफ काफी लोकप्रिय हुआ था वो धर्म। तो उस बात का स्पष्ट प्रमाण ये यहाँ पे जब खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वहाँ ये ज्ञात हुआ कि महायान बौद्ध धर्म भी यहाँ काफी लोकप्रिय था। इसी प्रकार अंकोरवात में भी प्राचीन स्मारक व चिन्ह उपलब्ध हुए हैं जिनसे प्राचीन औपनिवेशिक प्रसार और भारतीयों की कला का बोध होता है। दोस्तों, प्राचीन महलों और मंदिरों से उस समय की काल की वास्तुकला के विकास पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत के मंदिरों की अपनी कुछ विशेषताएं थी। उनकी कला नागर शैली कहलाती थी। इसी प्रकार दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहते थे। यहाँ आप ये याद रखिएगा, उत्तर भारत की कला, जो मंदिरों की जो कला थी या मंदिरों की वास्तुकला की बात हो रही है, उनकी बनावट की बात हो रही है, तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे वो नागर शैली में बनाए जाते थे और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और जिन मंदिरों के निर्माण पर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ता है या दोनों का प्रभाव रहता है उसे वैसर शैली की, यह तीसरी शैली है वैसर शैली, ये भी याद रखिएगा। नागर और द्रविड़ शैली दोनों की मिश्रित शैली जो है वो वैसर शैली कहलाती है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन मंदिरों में कानपुर के पास स्थित भीतरगांव का मंदिर मैं पहले बता चुका हूँ, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन संस्कृति पर व्यापक प्रकाश डालते हैं। मतलब ये सब मंदिर गुप्त काल में बने थे, ये अवशेषों से हमें ज्ञात हुआ है। इसी प्रकार सांची, भरूच, खजुराहो, महाबलीपुरम, अजंता, एलोरा, नासिक आदि अनेक स्थानों से प्राप्त प्राचीन स्मारकों अवशेषों से प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं वो तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो अवशेष और भग्नावशेष, ये जो भी भवन वगैरह जो भी प्राप्त होते हैं हमें खुदाई में, वो एक प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आगे दोस्तों, मूर्तियां। तो मूर्तियों के बारे में मैंने बता चुका हूं कि मूर्तियां जब अवशेष में या स्मारक के रूप में किसी भी तरह से प्राप्त होती है तो प्राचीन काल की कला पर प्रकाश पड़ता है कि किस तरह की कला उस समय प्रचलित थी। उसके वस्त्र आभूषण देख के उस समय की रहन सहन का या सामाजिक वेशभूषा का हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो मूर्तियां भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत देते हैं। प्राचीन काल में कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां बनाई गई उसे जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का मतलब गुप्त काल के बाद का जो काल था वो गुप्तोत्तर काल है। तो उस काल में काफी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। तक्षशिला की खुदाई में भी कुषाणों की जानकारी मिलती है। वहां भी तक्षशिला की खुदाई में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो गुप्त काल पर प्रकाश डालती है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा में भी हमें कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन ऑथेंटिक मूर्ति या जिस तरह की कला की बात करें तो कला कुषाण काल से प्रारंभ हुई है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण जो हुआ है वो कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है और जबकि मथुरा कला पर स्वदेशी प्रभाव है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधार कला कौन से काल की कला है और स्वदेशी कला कौन सी है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मथुरा कला स्वदेशी है और कुषाण काल पर विदेशी प्रभाव है। गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक है। मतलब गुप्त काल के बाद का जो काल है उसकी कला में सांकेतिकता है और गुप्त काल की मूर्ति कला में स्वाभाविकता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुप्त काल की मूर्ति कला में स्वाभाविकता है और गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता है। बारूद, बोध गया, सांची, अमरावती और मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झांकी मिलती है। तो इस प्रकार मूर्तियां भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में आते हैं। इसके आगे दोस्तों हम जो वीडियो बनाएंगे
वो इसके आगे की हम जानकारी देंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो जानने के जो अन्य स्रोत हैं उनका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।